नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम इस वीडियो में गद्य पाठ 4 आदर्श बदला कहानी का 8वां भाग देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक सुदर्शन हैं। यह गद्यांश 8वां है। पृष्ठ क्रमांक 19 और 20 पर है। हम इस कहानी को 9 भाग में बांट रहे हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। परीक्षा में इनमें से कोई भी ऊपर नीचे का भाग काटकर बीच का भी गद्यांश आ सकता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्रमशः ये गद्यांश ले रहे हैं। आज हम कहानी का 8वां गद्यांश देखने वाले हैं। पिछले गद्यांश में हमने देखा है आगरे शहर के बाहर वन में मंडप सजाया गया है। अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठा है। उसके नजदीक नीचे तानसेन बैठा है और फर्श पर बैजू बावरा बैठा है। तानसेन बैजू बावरा को संगीत से संबंधित सवाल पूछता है और बैजू बावरा उसके उचित जवाब देता है। इसके बाद उसे सितार बजाने के लिए कहा जाता है। बैजू बावरा जैसे ही सितार बजाना शुरू करता है, लोग हैरान होकर सुनने लगते हैं। वायु रुक जाती है, पेड़ के पत्ते तक निशब्द हो जाते हैं, लोग उछलने लगते हैं, झूमने लगते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैजू बावरा वो सितार बजाता रहा है। लोग ब्रह्मानंद में लीन हो गए हैं। उसी समय जंगल से हिरण आ जाते हैं और बैजू बावरा के पास खड़े हो जाते हैं। बैजू बावरा तानसेन बजाना बंद कर देता है और अपने गले की फूलमालाएं हिरण के गले में डाल देता है। तब हिरण होश में आ जाते हैं और छलांग लगाकर भाग जाते हैं। बैजू बावरा तानसेन को कहता है, अब देखिए मैंने सितार बजाकर जंगल के हिरण को यहाँ बुलाया, उनके गले में फूलमालाएं डाल दी। अब तुम उस हिरण के गले की फूलमालाएं यहाँ मंगवा लो, तब मैं समझूंगा कि आप राग विद्या में प्रवीण हैं। तानसेन सितार हाथ में लेता है और बजाना शुरू करता है। वह भी एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ है और उसे सितार बजाते समय वह सितार बन जाता है। बहुत प्रवीणता से, एकाग्रता से वो सितार बजाता रहा, परंतु हिरण नहीं आ जाते। बहुत समय तक बजाने के बाद वो पसीना पसीना हो जाता है, उसकी अंगुलियां दुखने लगती हैं। तब वह नाराज होता है और कहता है, ऐसे ही अचानक वह हिरण आ गया था, वह तुम्हारे सितार वादन से नहीं आ गया था। अगर ऐसा है तो दोबारा तुम उसे बुलाओ। यहाँ तक हम इस गद्यांश में देखने वाले हैं। देखिए, प्रारंभ में बैजू बावरा का संगीत सुनने वाले हैं और इसके बाद तानसेन का संगीत और तानसेन के संगीत के बारे में दर्शकों का मत हम देखने वाले हैं। और तानसेन वहां नाराज होकर उसे दोबारा हिरण बुलवाने की फिर उसे शर्त लगाता है। उसे यह कहता है, यह हम इस गद्यांश में देखने वाले हैं। देखिए, पहला परिचय कितनी लयात्मकता है। ऐसा लगता है कि लेखक ने लिखा है या तानसेन और बैजू बावरा वो गीत या संगीत या सितार बजा रहे हैं, ऐसा लगता है। कितनी लयात्मकता है। देखिए, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांग मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। देखिए कितनी लयात्मकता है। बहुत सुंदर है यह परिचय। इसमें 4 मुद्दे हैं। देखिए, यहाँ हरिण शब्द हो गया है, थोड़ी सी गलती है, हिरण शब्द होना चाहिए। और हिरण ये समानार्थी के लिए भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। हिरण के लिए बहुत सारे शब्द हैं। यह न बड़ा है न छोटा हिरण, यह भी होता है। मृग, यह भी होता है। सारंग, कुरंग, बहुत सारे नाम है इसके लिए। यहाँ हम हिरण शब्द लेना है। इस गद्यांश में बार बार हरिण शब्द आ गया है, वह हिरण होना चाहिए। पहली बात, छलांग मारते हुए हरिण वहां आ जाते हैं। लोग तो हैरान हो गए थे, ब्रह्मानंद लीन हो गए थे, आंखें बंद करके वे सिर हिला रहे थे। हवा रुक गई थी, पेड़ों के पत्ते चुपचाप वहां शांत थे और उसी समय जंगल से हरिण आ जाते हैं। और वो हरिण छलांग मतलब
चारों पैर एक साथ उछलकर वहां आ जाते और बैजू बावरा के पास खड़े होकर शांत भाव से उसका सितार वादन सुनने लगते हैं। बैजू बावरा बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। हरिन सुनते रहे और दर्शक देखते रहे, देखते रहे। बहुत आसान है, कठिन शब्द इनमें से कोई नहीं है। हरिन शब्द समानार्थी के लिए या पर्यायवाची शब्द के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ आकलन कृति, बहुत आसान आकलन कृति पूछी जा सकती है, जैसे उचित मिलान कीजिए अथवा जोड़ियां लगाइए अथवा एक शब्द में उत्तर लिखिए अथवा तालिका पूर्ण कीजिए। इनमें से किसी भी कृति किसी भी तरह से यहाँ पूछी जा सकती है। वह देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, हैरान रह गई। कौन हैरान रह गए? लोग। सुन बजाता रहा, बैजू बावरा। सितार बजाता रहा, बैजू बावरा। सुनते रहे, हरिन। दृश्य देखते रहे, असाधारण दृश्य देखते रहे। यहाँ दर्शक, दो शब्द ध्यान में रखना। असाधारण दृश्य देखते रहे, दर्शक, दर्शक देखता है, ध्यान में रखिए। और लोगों ने देखा और हैरान रह गए। यहाँ हैरान रह जाना एक ही पाठ में तीसरी बार यह मुहावरा आ गया है। हैरान रह जाना, दंग रह जाना, चकित रह जाना। लोग उस दृश्य को देखकर चकित रह गए और उसी समय छलांग मारते हुए हरिन वहां आकर खड़े हो जाते हैं और वह गीत व संगीत सुनने लगते हैं। बैजू बावरा तन मन से वह बजाता रहा था और हरिन सुनते रहे थे, दर्शक देखते रहे थे। ये बहुत आसान आकलन कृति है, परंतु यहाँ लयात्मकता और वह संगीत वादन का वातावरण इस परिच्छेद में स्पष्ट हो जाता है। कितना वन में सभी ओर शांतता है, सितार वादन चल रहा है, हरिन सुन रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, लोग हैरान रह गए हैं। हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूलमालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों को सूझ आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दें, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। देखिए, एक नवयुवक अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक रत्न संगीतज्ञ तानसेन को वह चैलेंज करता है। देखिए, हरिन के गले में मैंने फूलमालाएं डाल दी हैं, वह जंगल में गई हैं भागकर, अब तुम अपने सितार वादन से आकर्षित करके अपने पास यहाँ फूलमालाएं यहाँ मंगवा दे, तभी मैं समझूंगा कि आप राग विद्या में प्रवीण हैं। एक नवयुवक एक महान संगीतज्ञ को चैलेंज करता है। कब करता है? जब स्वयं वह उस संगीत में प्रवीणता प्राप्त करता है और वह बजाकर लोगों पर प्रभाव डालता है, अपनी कृति से दिखाता है मुझ में यह क्षमता है, तब वह उसे चैलेंज करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसके पास आत्मविश्वास होता है, जिसके पास क्षमता होती है और जो अपने कृति से दिखाता है कि मैं भी दुनिया का एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ है, तभी वह उस तानसेन को चैलेंज करता है। देखिए, यहाँ विलोम शब्द की जोड़ियां ढूंढ कर लिखिए, ऐसा एक आकलन कृति के लिए, शब्द संपदा के लिए पूछा जाता है। इस परिच्छेद में आया है, देखिए, सूध बेसूध। सूध मतलब होश, बेसूध मतलब बेहोश। यह बेसूध शब्द उपसर्ग युक्त शब्द के लिए भी पूछा जाता है। ये विलोम शब्द की जोड़ी ध्यान में रखिए। फूलमाला, फूलमालाएं बहुवचन के लिए ये पूछा जाता है, यह एक बात ध्यान में रखिए। और यहाँ एक मुहावरा आया है जिसका अर्थ पहले परिच्छेद में, चौकड़ी भरना। चौकड़ी भरना मतलब छलांग मारना या छलांग लगाना। हरिन अपने चारों पैर एक साथ हवा में उछलता है और वह भागता है, उसे चौकड़ी भरना कहा जाता है। इसलिए चौकड़ी भरना ये मुहावरा है, उसका अर्थ छलांग लगाना। और वाक्य में प्रयोग, हरिन चौकड़ी भरते हुए जंगल में गायब हो गए, ये वाक्य में प्रयोग करना है। इस परिच्छेद में बहुत सारी शब्द संपदा की कृति है, समानार्थी शब्द हैं, विलोमार्थी शब्द हैं, चौकड़ी भरना ये व्याकरण का मुहावरा है, फूलमालाएं ये बहुवचन है। सितार शब्द के बारे में हम पिछले वीडियो में देखा है। सितार का अर्थ सतार, तंबोरा, वीणा, इस तरह ये ध्यान में रखिए। सूध बेसूध। अगला परिच्छेद देखिए, तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसे अच्छे सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था।
आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। तानसेन महान संगीतज्ञ है, परंतु उसे ग की बीमारी है। ग की बीमारी मतलब गर्व है, अहंकार है अपने कला पर। उसे लगता है कि दुनिया में गान विद्या में या राग विद्या में मेरे साथ कोई बराबरी नहीं कर सकता। परंतु आज एक अलग ही दृश्य उसके सामने खड़ा था। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे। अनाड़ी मतलब भोले भाले, सीधे, नासमझ, अकुशल लोगों को देखा था। परंतु आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, मतलब गुरु, गुरुजी, शिक्षक, यानी अपने से भी महान कलाकार उसके सामने बैठा था। और जिंदगी में उन्होंने इतनी प्रवीणता और एकाग्रता से कभी भी यह राग विद्या सितार वादन नहीं किया था। आज वह सितार वादन कर रहा था, क्योंकि उसे हारना मालूम नहीं था। वह हमेशा जीतता था और जीतने के कारण ही महान संगीतज्ञ बन गया था। और अकबर का बहुत ही नजदीक का वह दोस्त था, मित्र था। और अपने दोस्त के सामने वह हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो सितार वादन के लिए जितना प्रयास हो सकता है उतना कर रहा है। देखिए, बैजू बावरा का संगीत सुनकर सभी हवा रुक गई थी, पेड़ के पत्ते खामोश हो गए थे, परंतु यहाँ तानसेन का संगीत सुनकर बैजू बावरा के तुलना में तानसेन का संगीत प्रभाव नहीं डाल रहा था। लोग उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे। और तानसेन सितार वादन में अपना सारी कुशलता, एकाग्रता, प्रवीणता से वो बजा रहा था, ताकि वह हरिण को वहां बुलवा सके। देखिए, अब यह इस परिचय, बहुत लंबा परिचय है, परंतु यह परिचय का आशय है। अब हम परीक्षा की दृष्टि से उसका विश्लेषण करते हुए जाएंगे। देखिए, तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। यहाँ तानसेन की सितार बजाने की कला या तानसेन की सितार बजाने की विशेषता स्पष्ट हो गई है। हर कलाकार के पास ये विशेषता होती है, प्रवीणता और एकाग्रता। प्रवीणता मतलब कुशलता, उसमें हम पारंगत होना चाहिए। वो कला में पारंगत था ही, परंतु उसका रियाज नहीं था। वो दूसरों को मारने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता था और कला का रियाज उसका नहीं था। आज वह प्रवीणता, वह पारंगत, वह प्रवीणता वह उसमें डाल रहा था और बहुत ही एकाग्रता से बजा रहा था। वो चाहता था बैजू बावरा ने जिस तरह दूसरों पर प्रभाव डाला था सितार वादन से, उसी तरह का प्रभाव मैं भी सभी पर डालूं, परंतु उससे यह प्रयास सफल नहीं हो रहा था। परंतु वो हार नहीं मान रहा था, बार बार तरह तरह से प्रयास कर रहा था। पहली दो पंक्तियों में आकलन कुर्ती इस तरह निकलती है। तानसेन सितार ऐसी बजाने लगा, कैसी बजाने लगा? प्रवीणता और एकाग्रता से, अथवा तानसेन की सितार वादन की विशेषता, अथवा तानसेन की सितार वादन की कला। प्रवीणता और एकाग्रता से वो तानसेन सितार बजा रहा था। ये पहली बात। अपने जीवन भर उन्होंने इस तरह की एकाग्रता से बजाई नहीं थी। बैजू बावरा के लिए उसे ये बजानी पड़ रही थी। ये महत्वपूर्ण बात है। सितार के साथ वो आप सितार बन गया था और पसीना पसीना हो गया। ये दो विशेषता है। देखिए, सितार के साथ वो आप सितार बन गया था, यानी कि वो अपने आप को भूल गया था। बस सितार वादन और लोगों पर प्रभाव डालना और हरिण को बुलाना, ये तीन ही बातें उसके मन में थी और इसी कारण सितार के साथ सितार बन गया था। मतलब बहुत मन लगाकर सितार बजा रहा था। पसीना पसीना हो गया, सितार बजाते बजाते पसीना पसीना हो गया, थक गया, परंतु हरिण नहीं आ रहे थे। उसको अपने तन की सुधि न थी। तन मतलब शरीर, सुधि मतलब होश। उसे अपने शरीर के भी सुधि नहीं रही और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था।
वो किसी की ओर नहीं देख रहा था, बस बजाता रहा था, पसीना पसीना हो गया था। वो अपने शरीर को भूल गया था, सितार के साथ सितार बन गया था, परंतु हरिन नहीं आ रहा था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। जिंदगी में पहली बार उन्होंने इस तरह सितार बजाई थी। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता, यानी इस तरह वो कभी भी बजा भी नहीं सकता था और न बजाया भी था। इतनी सुंदरता से वह बजाने का प्रयास कर रहा था, परंतु हरिण उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रही थी। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन मृत्यु की बाजी थी। यानी यहाँ बाजी शब्द आ गया। बाजी मतलब क्या? शर्त या दाव। वो जीवन मृत्यु का दाव था, क्योंकि आज तक उसे लगता था कि मेरी बराबरी की सितार कोई नहीं बजा सकता, इसलिए वो मौत की सजा देता था। परंतु आज उस पर मौत की सजा होने की बहुत चिंता थी, इसलिए जीवन मृत्यु का दाव पर उन्होंने प्राण लगाए थे और सितार बजा रहा था। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे। अनाड़ी मतलब अकुशल, नासमझ या सीधे साधे भोले लोग ऐसे ही गीत गाते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने देखा था। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। उस्ताद शब्द आ गया है, देखिए यहाँ उस्ताद करते हैं गुरु, शिक्षक, मास्टर, गुरुजी। पर्यायवाचक के लिए यह शब्द पूछा जाता है। अनाड़ी, अकुशल, नासमझ, भोला, सीधा, यह पर्यायवाची के लिए शब्द। पर्यायवाची का शब्द यह शब्द संपदा में बार बार इसलिए देती हूँ क्योंकि उस शब्द संपदा में 3 तरह की शब्द संपदा आती है। देखिए, समानार्थी के लिए अनाड़ी, नासमझ, पर्यायवाची के लिए अनाड़ी, नासमझ, अकुशल, समानार्थी के लिए अनाड़ी, नासमझ। यानी समानार्थी पूछा गए, शब्द का अर्थ लिखिए, इसके लिए पूछा जाएगा, अथवा पर्यायवाची के लिए। उत्तर एक जैसे होते हैं, इसलिए पर्यायवाची दिया है। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। उस्ताद भी पर्यायवाची के लिए पूछा जा सकता है। शिक्षक, गुरु, मास्टर, गुरुजी। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। देखिए, मैं जोर जोर देती हूँ, हर शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया है। ऊंचा, कितना ऊंचा, ये पहला आश्चर्य। कितना गहरा, ये दूसरा विस्मय आश्चर्य। कितना महान, ये तीसरा आश्चर्य। यानी उसके सामने बैठा हुआ उस्ताद मतलब बैजू बावरा कितना ऊंचा है, उसका ज्ञान कितना गहरा है, डीप है, कितना महान है। और आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था उस गुरु के सामने। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। एक महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए, वो बहुत देर तक यहाँ एक वाक्य आ नहीं गया है, परंतु ध्यान में रखिए, किताब में देखिए कि बहुत समय तक वह सितार बजाता रहता है। उसकी अंगुलियां दुखने लगती हैं, यहाँ तक कि उसे शरीर की सुध नहीं रहती, यहाँ तक वो पसीना पसीना हो जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, आकलन कुर्सी के लिए पूछा जाता है। तानसेन की सितार बजाते समय हुई अवस्था, उसकी अवस्था कैसी हो गई थी? सितार के साथ सितार बन गया था, ये पहली बात। वो पसीना पसीना हो गया था, ये दूसरी बात। उसे अपने शरीर की या तन की सुधि नहीं रही थी, यह तीसरी बात। और चौथी बात है कि बहुत देर तक वो सितार बजाता है, इसलिए उसकी अंगुलियां दुखने लगती हैं। ये चौथी बात है। यहाँ वाक्य नहीं आया है, परंतु तुम्हारे किताब में है, ध्यान में रखिए। यह आकलन कृति के लिए 4 मुद्दे यहाँ पूछे जा सकते हैं। तानसेन की सितार बजाते समय हुई अवस्था या हालात या दशा, बहुत ही दयनीय दशा हो गई थी उसकी। पसीना पसीना हो गया था, शरीर का होश नहीं रहा था, अंगुलियां दुख रही थी, सितार के साथ सितार बन गया था, परंतु हरिन नहीं आता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगले परिच्छेद में वो बात आ गई है। देखिए, बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाऊं। जब हारने की स्थिति में आ जाता है तो फिर एक बार तानसेन बैजू बावरा को चैलेंज करता है कि वो ऐसे ही अचानक आ गया था हरिण, ऐसे तुम्हारे ये संगीत सुनकर नहीं आया था। अगर ऐसा ही है
तो दोबारा बुलाकर तुम दिखाओ, इस तरह वो उसे चैलेंज करता है। देखिए अंतिम परिच्छेद में तानसेन बहुत समय तक सितार बजाता है और अंगुलियां दुखने लगती हैं। अंगुलियां मतलब उंगलियां उसकी दुखने लगती हैं। यह हमने उत्तर में लिया है। मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। आज बैजू बावरा के संगीत के सामने वो प्रभावहीन हो गया था। कोई भी प्रभाव नहीं डाल सका। लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। पसंद नापसंद यह विलोमार्थी के लिए पूछा जाता है, अथवा उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। पसंद नापसंद, यो ना उपसर्ग लगाकर नापसंद भी हम लिख सकते हैं। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या है। कहाँ बैजू बावरा और कहाँ तानसेन, इस तरह लोगों में चर्चा हो गई। जुगनू मतलब एक प्रकाश उत्पन्न करने वाला कीड़ा है। रात के समय अंधकार में यह जुगनू नामक, मराठी में उसे काजवा कहते हैं, ये जुगनू नामक कीड़ा अपने पिछले भाग से प्रकाश छोड़ता हुआ जाता है और बहुत सारे जुगनू रात के समय इधर उधर वो प्रकाश छोड़ते हुए दिखता है। ऐसे लगता है कि सूरज की किरणें यहाँ तिरछे आ गई हैं, परंतु वास्तव में एक छोटा सा कीड़ा रात के समय अंधकार में अपने पिछले भाग से प्रकाश छोड़ने वाला वो छोटा सा कीड़ा कहाँ, और पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी ग्रह को प्रकाश देने वाला सूरज कहाँ, उसका मुकाबला ही नहीं हो सकता। यहाँ सूरज और जुगनू का प्रतीकात्मक ढंग से कहा है, कहाँ तानसेन और कहाँ बैजू बावरा, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। बैजू का संगीत बहुत प्रभावशाली था और उसके सामने तानसेन प्रभावहीन हो गया था, ये बताने का उद्देश्य है। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। आज संगीत का एक महान श्रेष्ठ संगीतज्ञ लोगों ने देखा था। आज तक सभी जुगनू देखे थे, तानसेन ने भी और दर्शकों ने भी। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी, क्योंकि आज तक न जाने कितने लोगों को उन्होंने मौत की सजा सुनाई थी। आगरा शहर में कोई भी गाय और तानसेन की बराबरी न करे तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। आज बैजू बावरा के सामने तानसेन सफल नहीं हो रहा था, इसलिए उसे लग रहा था कि आज मुझे मौत की सजा मिलने वाली है। उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देखिए दो महत्वपूर्ण बातें, बहुत चेष्टा करने पर भी कोई हरिण न आया। यहाँ ध्यान में रखिए, चेष्टा करना, यहाँ चेष्टा का अर्थ प्रयास, प्रयत्न। बहुत प्रयत्न करने पर भी हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। आंखों के सामने नाचना ये मुहावरा है, ध्यान में रखिए। पसीना पसीना होना, हमने देखा पसीना पसीना होना, थक जाना। तानसेन सितार बजाते समय पसीना पसीना हो गया। इसके ऊपर चौकड़ी भरना, छलांग लगाना। हरिण चौकड़ी भरते हुए जंगल में गायब हो गया। आंखों के सामने नाचना मतलब किसी की याद आना। यहाँ तानसेन को किसी की याद आ गई है, मौत की याद आ गई है, ये बात ध्यान में रखिए। आंखों के सामने नाचना, किसी की याद आना, यह उसका अर्थ है। वाक्य में प्रयोग, तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। आज तानसेन को मौत की याद आ गई। आज तक वो दूसरों को मौत की सजा देता था, आज उसे अपने स्वयं की मौत की याद आ गई। अब मैं हार गया तो मुझे मौत की सजा है, ये समझ गया। वह अंदर से बहुत भयभीत हो गया, डर गया है। वह, उसकी देह सितार बजाते बजाते पसीना पसीना हो गई है, मतलब थक गई है। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। यहाँ चेहरा लाल होना, क्रोधित होना, परंतु यहाँ लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया, इसका मतलब वह शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया, अपमानित हो गया। परंतु उस समय में भी वह कहता है, आखिर खिसियाना होकर बोला। खिसियाना मतलब रुष्ट होना, नाराज होना। खिसियाना एक ही शब्द का मुहावरा भी है, ध्यान में रखिए। खिसियाना रुष्ट होना, नाराज होना, और वो नाराज होकर बोलता है, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। तासीर मतलब प्रभाव। तुम्हारे इस संगीत विद्या सुनकर वो हरिण नहीं आए थे, ऐसे ही वे आए थे। हिम्मत है तो दोबारा बुला कर दिखाओ। यहाँ देखिए अभी भी उसमें अहंकार है, अभी भी गर्व है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अकबर बादशाह का नवरत्न में से एक है, अकबर बादशाह का मित्र है। हिम्मत है तो फिर से दोबारा बुलाओ, इस तरह वो उसे फिर से चैलेंज करता है। और यहाँ यह गद्यांश समाप्त हो जाता है।
इस गद्यांश पर आकलन कृति देखिए। यह गद्य पाठ है। कृति क्रमांक 1 विभाग 1 में पूछा जाता है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति पूछे जाने वाली है। देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। मैंने बता दिया है, एक शब्द में उत्तर लिखिए अथवा उचित मिलान कीजिए अथवा तालिका पूर्ण कीजिए अथवा जोड़ियां लगाइए। इनमें से किसी भी तरह पूछा जाएगा, ये उत्तर आपको लिखना है। असाधारण दृश्य देखते रहे दर्शक, सितार बजाता रहा बैजू बावरा, हैरान रह गए लोग, सुनते रहे हरिण। यह हरिण शब्द किताब में आ गया है, परंतु शुद्ध शब्द हिरण है, यह ध्यान में रखिए। दूसरी आकलन कृति, तानसेन सितार ऐसी बजाने लगा, ऐसी प्रवीणता और एकाग्रता से बजाने लगा। पूर्ण प्रवीणता और ऐसी एकाग्रता से बजाने लगा कि वो स्वयं सितार बन गया था। ये तानसेन की सितार बजाने की विशेषता है, कला है और ऐसे बजाने लगा। किसी भी तरह के शब्द का प्रयोग कीजिए, प्रवीणता और एकाग्रता यह उसकी बजाने की विशेषता है। हर कलाकार में वही बात होती है जो तानसेन में थी। अगली आकलन कृति देखिए। सितार बजाते समय तानसेन की अवस्था, दशा या हालत, कोई भी शब्द आ जाएगा। सितार के साथ सितार बन गया, पसीना पसीना हो गया, तन की सुधि न रही, अंगुलियां दुखने लगी। यानी बहुत देर तक वह सितार बजाता रहा, इसी कारण उसकी उंगलियां भी दुखने लगी, शरीर की सुधि न रही, पसीना पसीना हो गया मतलब थक गया, सितार के साथ सितार बन गया था मतलब तन मन से वो बजा रहा था परंतु सफलता नहीं मिल रही थी, ये उसकी अवस्था हो गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए। शब्द संपदा के लिए देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए अथवा पर्यायवाची शब्द लिखिए अथवा समानार्थी शब्द लिखिए। ध्यान में रखिए, हरिण, मृग, हिरण। यहाँ हिरण शब्द के भी दो अर्थ हैं। देखिए, बड़ा न और छोटा न आ गए हैं। ये बड़ा न वाला हरिण जो होता है या हिरण जो होता है वो 12 सींगा होता है, मतलब बड़े बड़े सींगों वाला होता है। और ये हिरण होता है, ये हिरण का एक ही बार सींग आते हैं और इन हिरणों को हर साल नए सींग आते हैं, पहले आते हैं वह गिर जाते हैं, नए आ जाते हैं। ये बहुत सारी उसकी विशेषता है। कभी समय मिला तो मैं महादेवी वर्मा का हिरण, एक सोना पाठ है, वह रेखा चित्र में जरूर आपको बताऊंगी। यह हिरण शब्द ध्यान में रखिए, हरिण हो गया है परंतु वह हिरण न होना चाहिए। मृग, हिरण, सारंग, कुरंग, कुरंग ये पर्यायवाची के लिए पूछा जाता है। उस्ताद, गुरु, शिक्षक, मास्टर, गुरुजी, ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं। बाजी, शर्त, दाव, उन्होंने दाव पर लगाया था, इसे हम कहते हैं। अनाड़ी, अकुशल, भोला, सीधा, नासमझ, ये सभी शब्द उसके लिए हैं। विलोमार्थी शब्द लिखिए। ये गद्यांश में आए हुए विलोमार्थी शब्द है, ध्यान में रखिए। नापसंद, पसंद, जीवन, मृत्यु, सूद, बेसूद, हारना, जीतना। इनमें से दो शब्दों की जोड़ी आ गई है। देखिए, जीवन, मृत्यु, सूद, बेसूद। यह 2 मार्क के लिए 2 ही शब्द दिए जाते हैं, शब्द नहीं दिए जाते। इस समय कहा जाता है गद्यांश में आए विलोम शब्द की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। एक एक अंक के लिए होते हैं, वह शब्द नहीं दिया जाता, आपको ये ढूंढना पड़ता है। सूद, बेसूद, जीवन, मृत्यु, यह 2 अंक के लिए इस तरह भी पूछा जा सकता है। अभिव्यक्ति देखिए, सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस पर अपना मत व्यक्त कीजिए। सच्चा कलाकार और सच्चे कलाकार के गुण और उसकी विशेषता क्या होती है, हम यहाँ सब पॉजिटिव ले रहे हैं। देखिए, कलाकार सभी तरह के होते हैं, अच्छी कला के भी, बुरी कला के भी होते हैं, परंतु हम कक्षा में पॉजिटिव और निगेटिव इसलिए बताते हैं, अगर किसी छात्र के मन में दुर्गुण है या बुरे गुण हैं, तो यह पाठ पढ़ते समय उसके दुर्गुण निकल जाए और अच्छे गुणों का वो अनुकरण करे, ये पहली बात। और दूसरे, जिसमें अच्छे गुण हैं उसमें और अधिक विकास होकर वह और प्रखरता से उस कला में प्रवीण हो। इसलिए जिसके मन में, देखिए, हिंदी के एक बरसाने लाल चतुर्वेदी जी नामक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं,
उनका एक पार्ट है। चाटुकारिता भी एक कला है। चाटुकारिता मतलब क्या? चापलूसी करना। दूसरों की चापलूसी करने की भी कला होती है, सभी को वो नहीं आती चापलूसी करना। अथवा निंदा करने की भी कला होती है, अथवा चुगली करने की भी कला होती है। परंतु यह कला या परीक्षा में कॉपी करने की भी कला होती है। सभी छात्र कॉपी नहीं कर सकते, किसी के पास ही कला होती है। परंतु यह कला अपने जीवन की सफलता में बाधक बन जाती है। वह मन से निकालनी चाहिए। उस कला को निष्प्रभ करना चाहिए और प्रभावशाली कला का अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि छात्र जीवन बहुत ही अनुकरणशील होता है। जो अच्छा अच्छा है उसे लेना और जो बुरा बुरा है छोड़ देना। अगर आपको आदत पड़ गई है चुगली करने की या निंदा करने की या चापलूसी करने की, तो अपने व्यक्तित्व के लिए वो हानिकारक है। वो मन से निकाल देना और अच्छी कला को अपनाना। इसलिए सच्चा कलाकार कहाँ है? कभी बुरे कलाकार पर लिखिए ऐसा प्रश्न नहीं दिया जाएगा। सच्चे कलाकार और अपने पास जो कुछ भी अच्छा है वो दूसरों को देने का प्रयास करना। जो बुरा है वो निकाल देना। हो सकता है मनुष्य गुण दोष पूर्ण होता है, किसी में ये दोष हो सकते हैं, जरूर हम उसे कला कहते हैं व्यंग्यात्मक ढंग से, परंतु ये बुरी आदत है। वो बुरी आदत निकालने का आपकी यही आयु है। इसी आयु में ये बुरा है, ये हम मन से निकाल देना चाहिए, आदत निकाल देनी चाहिए। धीरे धीरे निकल जाती है, प्रयास करना चाहिए उसी तरह से। इसलिए यहाँ केवल मैंने पॉजिटिव दिया है, परंतु मैं बरसानीलाल चतुर्वेदी जी का वो पाठ जरूर बता रही हूँ। चाटुकारिता भी एक कला है, परंतु चाटुकारिता के बहुत सारे लाभ होते हैं, परंतु समाज में सम्मान नहीं मिलता। और हम समाजशील प्राणी हैं, समाज में रहना है तो समाज में सम्मान पाना ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए ध्यान में रखिए, अच्छी कला को सीखना चाहिए और बुरी कला को निकाल देना चाहिए। यह हम सच्चे कलाकार के बारे में देख रहे हैं। देखिए, सच्चा कलाकार कठोर साधना करके अपनी कला में प्रवीणता प्राप्त करता है। वह विनम्र होता है और दूसरे कलाकार के कला का सम्मान करता है, क्योंकि सच्चा कलाकार ही दूसरे कलाकार को सही रीति से समझ सकता है। ये महत्वपूर्ण बात देखिए, एक गायक ही दूसरे गायक के सुर, लय, ताल ये सभी को मालूम नहीं होता। एक गायक ही दूसरे गायक को अच्छी तरह से समझ सकता है, या एक अभिनेता ही दूसरे अभिनेता के कौशल को देख सकता है। एक डॉक्टर ही डॉक्टर की कला को समझ सकता है। यानी ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक सच्चा कलाकार होता है, अपने समान अगर दूसरा कलाकार हो तो उसकी कला को वो सही ढंग से समझना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। नहीं तो वो अपने से ऊपर जा रहा है, इसलिए उसका गला नहीं घोटना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, ये सच्चा कलाकार की विशेषता है। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया है। आपने ये देखा होगा, यह व्हाट्सएप पर वायरल हो गई थी। रानू मंडल नामक एक गरीब औरत रेल स्टेशन पर गीत गा रही थी, उसी का उदाहरण मैंने यहाँ दिया है। देखिए, रानू मंडल नामक स्त्री रेल स्टेशन पर गीत गाकर अपना पेट भरती थी। एक सच्चे कलाकार ने उसकी कला को सही ढंग से पहचाना। उसने रानू मंडल को सोशल मीडिया में प्रसिद्ध किया और उसे गाने के लिए मंच प्रदान कर दिया। कल तक वह भिखारी दिखाई दे रही थी, आज वह सेलिब्रिटी बन गई है, क्योंकि एक कलाकार ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। बस उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरा कला का व्यवसाय बंद हो जाएगा, उसे क्यों प्रसिद्धि देना, ऐसा नहीं सोचा। एक औरत है, उसके पास अच्छे गुण हैं, उस गुण को समाज के सामने लाना चाहिए, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर उसे प्रसिद्ध किया और उसके लिए गाने का मंच प्रदान कर दिया। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। अपने पास जो जो भी अच्छा है वह समाज के लिए उपयोगी साबित करना चाहिए, उसी को सच्चा कलाकार कहा जाता है। मैंने ये रानू मंडल का उदाहरण दिया है। आप ध्यान में रखिए, अपने अगल बगल में ऐसे बहुत सारे कलाकार हो सकते हैं, उनके अनुभव आपको इस अभिव्यक्ति में लिखना है। इस गद्यांश में 3 मुहावरे आ गए हैं। देखिए, ये व्याकरण विभाग 5 कृति क्रमांक 5 में ई में मुहावरे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको 4 मुहावरे दिए जाते हैं, 2 लिखने हैं, 2 अंक के लिए। इनमें से पहला मुहावरा देखिए, हैरान होना, ये बार बार आ गया है इसलिए यहाँ हमने नहीं लिया है। चौकड़ी भरना, छलांगे लगाना। हरिण चौकड़ी भरते हुए जंगल में भाग गए। पसीना पसीना होना, थक जाना। तानसेन सितार बजाते समय पसीना पसीना हो गया। आंखों के सामने नाचना, किसी की याद आना। तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। आपके ध्यान में आया होगा, यहाँ वाक्य में प्रयोग करते समय मैंने किताब के उदाहरण लिए हैं, क्योंकि अब हमें लघुत्तरी प्रश्न तैयार करना है और इसके लिए ये वाक्य महत्वपूर्ण है। यहाँ यह गद्यांश कृति सहित समाप्त हो गया। अगला गद्यांश अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।